अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। सादिया अफजाल साहिबा की गैर मौजूदगी में प्रोग्राम सुनर टुनाइट विद सादिया अफजाल की मेज़बानी की जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है। नाज़रीन, इंतखाबात 2024 के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मरकज़ में वफाकी काबीना का हिस्सा बनने की बजाय आइनी ओहदों को तरजीह दी, जिसके बाद आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसकी क़यादत मरकज़ की सियासत से दूर होती हुई दिखाई दे रही है और विफाक में मुस्लिम लीग नून को काबीना में शामिल हुए बगैर सपोर्ट फ्राहम कर रही है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी पर नोडेरो में तकरीब से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि मिसाक मईशत पर 90% अमल कर दिया, अब अदालती इस्लाहात पर अमल करेंगे और आइन में तरामीम करनी पड़ी वो करेंगे। अवाम ने किसी जमात को वाज़ेह अक्सरियत ना देकर सबको मिलकर मसाइल हल करने का पैगाम दिया है। सियासतदान और इदारे अपने अपने दायरे में रहकर काम करें तो तरक्की हो सकती है। पीपल्स पार्टी सिंध और बलूचिस्तान में अवामी मुआशी फैसले पर अमल करेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी विफाक में इत्तेहादी होने के बावजूद मुश्किल फैसलों से दूरी इख्तियार किए हुए है। मुस्लिम लीग नून की क़यादत को एक तरफ मुश्किल मुआशी फैसले करने पड़ रहे हैं जिनकी सियासी कीमत मुस्तकबिल करीब में अदा करनी पड़ेगी। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शक्ल में एक मजबूत अपोजिशन विफाक और पंजाब में मौजूद है, जो वफाकी हुकूमत का कड़े फैसलों में साथ देने की बजाय मजीद सियासी चैलेंजेस में इजाफे का बायस बन रही है। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम सवाल उठाएंगे कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आइनी ओहदे हासिल करने के साथ हुकूमत के मुश्किल फैसलों से दूरी इख्तियार कर सकेगी? क्या निजकारी जैसे अहम फैसलों में भी हुकूमत की हिमायत की जाएगी? क्या तहरीक इंसाफ की क़यादत में बनने वाले ग्रैंड अलायंस से पीपल्स पार्टी की सिंध और बलूचिस्तान में हुकूमतों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है? प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादिर खान मंदोखेल साहब। कादिर खान मंदोखेल साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। मंदोखेल साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस वक्त हुकूमत में क्या रोल है? आप हुकूमत बनाने में तो शामिल हैं, लेकिन वजारतें आप लोगों ने नहीं ली, आइनी ओहदे तो आप रख रहे हैं, लेकिन उस तरह से आपकी सपोर्ट नजर नहीं आ रही। तो इस हुकूमत में आपका क्या किरदार है इस वक्त? जी, बहुत बड़ा किरदार है हमारा। हमने इस हुकूमत को खड़ी करने में हमारा ही किरदार है। अगर हम सपोर्ट नहीं करते तो शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म और इनका काबीना वजीर नहीं होते। और बाकी आप कह रहे हैं कि आपका किरदार नज़र नहीं आ रहा है, तो नज़र और किस तरह चाहिए आपको? आप कोई बता दें कि कोई इस तरह कोई इम्पोर्टेंट कोई बिल हो, हमने मुखालफत की हो, या कोई और इस तरह कोई नेशनल एजेंडा हो, हमने मुखालफत की। हम तो हुकूमत का साथ दे रहे हैं, तो आपकी नज़र में कोई है तो बता दें। हुकूमत का साथ तो आपने पीडीएम की हुकूमत में भी दिया था, लेकिन उसके बाद जब इलेक्शंस हुए तो आपने हाथ खड़े कर दिए। आपने कहा जितनी महंगाई हुई है वो नून लीग की वजह से हुई है। हालांकि आप हुकूमत में भी थे, आपने वजारतें भी ली हुई थी और पूरी सपोर्ट भी आप उस वक्त कर रहे थे। कहीं ऐसा तो नहीं उस डर की वजह से आप जैसे कि मुस्लिम लीग नून को उसका खुमियाजा भी भुगतना पड़ा इन इलेक्शंस में, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो मुश्किल फैसलों का बोझ नहीं उठाना चाहती अब? देखिए जनाब, वो जब एक शख्स को हम वज़ीर-ए-आज़म बनाते हैं, वो फुल फ्लेज इख्तियार होता है। उसकी काबीने के पास पूरा का पूरा पाकिस्तान की वज़ारतें और कंट्रोल होता है। तो फिर जब इनके पास इख्तियार होता है और वो कोई अच्छे काम करते हैं, तो क्रेडिट इन्हीं को मिलेगा ना, पीपल्स पार्टी को तो नहीं मिलेगा। और जहां वो खराब काम करेंगे, खराब कारकर्दगी दिखाएंगे, तब भी उन्हीं की खाते में आएगा, पीपल्स पार्टी के खाते में तो नहीं आ सकते। पीपल्स पार्टी हुकूमत का हुकूमत को सपोर्ट तो कर रही है, मगर हुकूमत का हिस्सा नहीं है। तो मंदोखेल साहब, अभी देख लें इस वक्त तारीख की बुलंद तरीन जो इन्फ्लेशन रेट चल रहा है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, आम आदमी परेशान है, तो उसका इल्ज़ाम जो है वो हुकूमत के सर जा रहा है। हुकूमत जो है वो गैर मकबूल हो रही है। तो ये जो महंगाई हो रही है, IMF का मुआहिदा हो गया, इतनी शराइत के साथ उसे मुकम्मल किया गया, एक नए मुआहिदे की तरफ हम लोग जा रहे हैं, अवाम पे तो और मुश्किलात आने वाली हैं। इस तमाम तर सिचुएशन में आप हुकूमत को सपोर्ट करेंगे या फिर अवाम को? फिर आप मुझे बता दें कि अगर इस सूरत-ए-हाल में हम हुकूमत को सपोर्ट नहीं करेंगे तो होगा क्या? तहरीक इंसाफ ने तो पहले वफाकी हुकूमत बनाने में हाथ खड़ी कर दी है, गो कि पीपल्स पार्टी ने उसको ऑफर की थी। अब आप मुझे बताओ कि अगर नून लीग को सपोर्ट नहीं करेंगे तो होगा क्या? हुकूमत तो नहीं कायम हो सकती। फिर कौन आएगा? निगरान आएगा। निगरान क्या करेंगे वो भी आपके सामने सूरत-ए-हाल है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि आपके तवसत से एक अदना कारकुन की हैसियत से पीपल्स पार्टी का मैं तर्जुमान नहीं हूँ, मैं इनको मशवरा दूंगा और असम्बली के फ्लोर पे दिया, उस वक्त भी बिल पेश किया। जब तक ये करप्ट ब्यूरोक्रेसी को आप लगाम नहीं देंगे, तब तक आपका मईशत संभल ही नहीं सकती है। आपकी ब्यूरोक्रेसी जो अरबों खरबों रुपए में खेल रहे हैं, जिनको कोई हिसाब पूछने वाला नहीं है, कोई हिसाब किताब उनके पास नहीं है, आप ये समझ ले कि और फिर उसके बाद यही ब्यूरोक्रेसी
जो 10-10, 20-20 साल से रिटायरमेंट के बाद दोबारा एक्सटेंशन पे बैठे हुए हैं। तो आप मुझे बता दें, मैं आपको वफाकी मुहतसब का हवाला दे रहा हूँ, जो 10 साल से एक्सटेंशन पे बैठा हुआ है। आप उनका उनका जो रजिस्ट्रार है वो 20 साल रिटायरमेंट के बाद एक्सटेंशन पे बैठे हुए। तो आप मुझे बता दो, मैंने असेंबली में बिल पेश की है कि हमारे नौजवान जो बाहर से और पाकिस्तान के अंदर से पढ़ के आते हैं, उनकी क्या मुस्तकबिल है? इन्हीं जाके आपने रिटायर्ड लोगों को ओहदों पे की पोस्ट पे बिठाना है, तो नौजवानों को मौका कहाँ मिलेगा? और फिर यही ब्यूरोक्रेसी है जो 40-42% रिश्वत लेती है, जिसको कमीशन कहते हैं। तो आप मुझे बताओ, तो नई हुकूमत के साथ फिर वो जुड़ जाते हैं। पिछले हुकूमत के खिलाफ जो है ना वो नैब और ये सारे कार्रवाई शुरू होती। गो कि मैं ये समझ रहा हूँ कि मिनिस्टर या मैं कहता हूँ 99% तो वो लेते ही नहीं है। अगर 1% लेते हैं, 5%, तो वो नेब और एंटी करप्शन और एफआईए के सामने खड़े होते हैं। जबकि यही ब्यूरोक्रेसी अगली हुकूमत के साथ फिर मिलके, जबकि इनके दस्तखत होते हैं, इनकी ऑर्डर से ये सब कुछ होता है, उनको हाथ लगाने वाला नहीं है। तो जी। ऐसी सूरत हाल में जहां 40 करोड़ से ज्यादा यूनिट फ्री मिल रहा है सिर्फ जो पावर डिवीजन है उनकी अफसरान को, इसी तरह दूसरे डिपार्टमेंट का आप देख रहे हैं जिनको पेट्रोल मिल रहे हैं, जिनको अरबों रुपए के मकानात, बंगले मिले हुए, गाड़ियां मिली है। जब तक आप इन खर्चों पे कंट्रोल नहीं करेंगे, आप दुनिया भर से भीख मांगे, तब भी आपकी मैशत ठीक नहीं हो सकती है। अच्छा मंदोखेल साहब, एक और अहम मामला जो है वो हालिया दिनों में होने वाला है और बड़ी तेज़ी से हो रहा है, वो है निजकारी का मामला। और वज़ीर ख़जाना तो कह चुके हैं कि फौरी तौर पर कम अज़ कम हमने PIA की निजकारी तो कर देनी है, लेकिन उसके लिए लग यही रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो पहले भी इसकी मुखालिफ रही है और अब भी शदीद रद्द-ए-अमल उनकी जानिब से आ सकता है। तो हुकूमत अगर ये बड़ा फैसला लेती है तो पीपल्स पार्टी उनकी हिमायत करेगी या नहीं फिर? देखिए, हमारे जो सीनियर है खुर्शीद शाह साहब और मौला बख्श चांडियो साहब पहले बयान दे चुके हैं। मैं तो एक अदना सा कारकुन हूँ और कल भी मजदूरों का साथ था, आज भी मजदूरों का साथ था। जिस कमेटी का मैं चेयरमैन था, मुलाजमीन का खसूसी कमेटी का, जहाँ 4 लाख लोगों को मैंने रेगुलाइज करने के अहकाम दिए है, और वो नून लीग ने एक सिंगल जज के साथ मिल के जो आज रो रहा है कि मेरे पर दबाव है जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का, तो आप ये समझ लो कि उनके फैसले के खिलाफ हमने अपील की है। और 17 अप्रैल को ईद के बाद जो है ना वो हमारी हेयरिंग है डिवीजन बेंच में, और पाकिस्तान भर से मजदूर आएंगे और हाई कोर्ट के सामने भी और असम्बली के सामने भी एहतजाज करेंगे, जिसकी सरबराही इंशाल्लाह ये जाला करेगा। और उसके बाद हम ट्रेन मार्च शुरू करेंगे 1 मई के लिए। पाकिस्तान भर से मजदूरों को पिंडी में हम 1 मई का मजदूर डे मनाएंगे, पाकिस्तान भर से मजदूरों को बुलाएंगे। मैं तो मजदूरों के साथ था और रहूंगा आइंदा भी इंशाल्लाह। तो निजकारी आप लोग नहीं करने देंगे उन्हें? मैं तो कम से कम नहीं मानता हूं कि ये लूटमार की, साद रफी की और इनकी लोगों को और ये कौमी अदारे अपने मनपसंद बिजनेसमैनों को देने की बजाय आप उनको अब पांव पे खड़े कर सकते। यही ये PIA है जिसने एमिरेट्स एयरलाइन खड़ी की है, जो आज दुनिया का नंबर 1 एयरलाइन है। क्या हुआ कि PIA जो ना खसारे में चल रही है? इसका कोई हिसाब, इसका कोई इस्लाहत का कोई एजेंडा है, या आप बेचने पे उतर आए? इसका मतलब ये है कि कोई मरीज बीमार होता है, आप उनको बजाय इलाज कराने का, अस्पताल में दाखिल कराने का, आप उनको सीधा कब्रिस्तान भेजते हो। और यही मुस्लिम लीग नून का एक एजेंडा है जो इंशाल्लाह ये जाला तो कम से कम नहीं मानेगा। लेकिन देखिए ना, इतनी गवर्नमेंट्स आई हैं, PIA को खड़ा करने की सब गवर्नमेंट्स ने कोशिश की है, लेकिन उसका खसारा जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो पाकिस्तान की मईशत क्या इस काबिल है कि इतने बड़े बड़े खसारे को बर्दाश्त कर सके इस मरतबा भी? देखिए, आज से 45 साल पहले शहीद जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने स्टील मिल की बुनियाद रखी है। होना तो ये चाहिए कि आज स्टील मिल जैसे 100 से ज्यादा प्रोजेक्ट पाकिस्तान में लगने चाहिए, और वही जो 45 साल पहले लगाया गया था वो खसारे में चल रहा है। और आपको याद होगा पिछले अदवार 100 मोलियात जो 1.5 अरब रुपए के लगभग वो दे रहे थे उसपे, जबकि खरबों रुपए की तो उसकी जमीन है। उसके बाद सिंध हुकूमत ने ऑफर की थी कि आप हमें दे दे, हम लेने को तैयार है। सिंध हुकूमत को भी नहीं दे रहे, तो आप किसको देने का प्लान बना रहे? और ये एक स्टील मिल, एक PIA नहीं है, इस तरह रेलवे है। 250 के करीब जो महकमे मेरे कमेटी के अंदर मुलाजमीन के मसाइल आ रहे थे, तो उसके हमने देखा है पाकिस्तान का कोई भी अदारा अपने पांव पे नहीं खड़ा है समेत। तो मैं समझ रहा हूँ कि जब आपके सारे के सारे अदारे पांव पे नहीं खड़े तो आप सब बेचेंगे। तो फिर अगर बेचना है तो आप सबसे पहले कौमी असम्बली बेच दे,
जहां हजारों मुलाजमीन है जिनका खर्चा वफाकी हुकूमत बर्दाश्त कर रही है। तो मैं समझ रहा हूँ बहुत सारे इस तरह अदारे हैं जिनके जो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। या प्राइम मिनिस्टर हाउस के अगर आप देख लें, आप गवर्नर हाउसेज अगर आप देख लें, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि इन अदारों को पांव पे खड़े करने की बजाय बेचने का अमल इसी तरह है जैसे माजी में या 8 फरवरी के इलेक्शन में अमन अमान का खतरा है, लो जी टेलीफोन बंद करो, व्हाट्सएप बंद करो। तो ये इनको अगर शॉर्टकट हल नजर आ रहा है तो फिर अल्लाह ही हाफिज है इस मुल्क का। तो बिलावल भुट्टो साहब ने जो 2 रोज़ पहले कहा है कि किसी भी जमात को इतनी मेजोरिटी नहीं मिली थी कि हुकूमत बना सके, तो वक्त की ज़रूरत तो यही है कि तमाम जमातें मिलकर मुल्क को संवारें। लेकिन अगर इस्लाहात लाने की कोशिश की जा रही है इकनॉमिकली, तो उसमें आप ये कह रहे हैं कि हम तो उन्हें ये नहीं करने देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हुकूमत बनाने में भी फिर आपका रोल रहा जो है वो अब हुकूमत गिराने में भी हो सकता है, क्योंकि इस मामले पे तो कॉन्फ्लिक्ट आपका रहेगा। देखिए, इस तरह आंखें बंद करके तो हम हुकूमत को सपोर्ट तो नहीं कर सकते कि वो मुलाजमीन के सर कलम कर दें अपनी मनपसंद जजों के जरिए, वो मुलाजमीन के सर कलम कर दी अपनी करप्ट ब्यूरोक्रेसी के जरिए। तो ऐसा तो पीपल्स पार्टी नहीं होने देगी। और जिस कमेटी का मैं जिक्र कर रहा हूँ जिसकी चेयरमैनशिप मेरे पास थी, और उसी कमेटी के अहकाम खुद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपने महकमे में किया, और फिर उसने बाकायदा असम्बली के फ्लोर पे इसके इजहार भी किए हैं, मेरे सामने भी किया है। तो हमें तो खुशी है। और फिर हमारी जो वजारतें थी, चाहे शहरी रहमान साहबा की थी, चाहे कादर पटेल साहब की थी, चाहे नवीद कमर साहब की थी, सब के ऊपर अमल हुआ। अगर अमल नहीं हुआ तो नून लीग की वजारतों ने नहीं किया। तो नून लीग की नियत तो पहले ही मुलाजमीन के बारे में या मजदूर कुछ पॉलिसी उनकी है, तो यकीनन पीपल्स पार्टी इनके ऊपर खामोश नहीं रहेगी। और जहां तक मुझसे हो सके 17 अप्रैल का तो ऑलरेडी हमने पाकिस्तान भर के मुलाजमीन को इस्लामाबाद हाईकोर्ट हमने कॉल किए, जहां असम्बली तक हम लॉन्ग मार्च भी करेंगे और हो सकता है धरना भी दे दे। और फिर 1 मई का पाकिस्तान भर के मजदूरों का इज्तिमा रावलपिंडी में हम करेंगे, उसके लिए भी हमारी तैयारी है। तो हम तो मजदूरों की जदोजहद में साथ देंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आसफा भुट्टो जरदारी साहब जो कि अब MNA भी बन गई है, उनको ये मसाइल का पता भी है, और बिलावल साहब तो पहले ही इसके ऊपर नजर रखी हुई है। तो मैं समझ रहा हूँ कि मुलाजमीन के जो मसाइल है या मजदूरों के मसाइल है या उनको बेरोजगारी का जो प्लान बनाया गया है, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये नाकाम होगा और इंशाल्लाह हम खड़े होंगे उनके मुखालिफ में। एक जानिब तो आप कह रहे हैं कि मजदूरों के साथ आप खड़े होंगे, जिनके साथ जुल्म हुआ है उनके साथ खड़े होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी ये कह रही है उनके साथ जुल्म हुआ है, और वो ये कहते हैं कि इलेक्शंस में धांधली हुई है, हमें हमारा हक नहीं दिया गया, मखसूस नशस्तें हमें अलॉट नहीं की गई, हमें इंतखाबी निशान नहीं दिया गया। तो उस पर वो ईद के बाद जो है वो एहतजाज और तहरीक चलाने जा रहे हैं इसी हुकूमत के खिलाफ, जिस हुकूमत को बनाने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी एक बड़ा कलीदी रोल रहा है। तो क्या आप उस मामले में भी उनको सपोर्ट करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के? क्योंकि आप तो खुद ये कहते हैं कि आपके साथ इंडिविजुअली भी आपके साथ जो है वो धांधली हुई है। देखिए, मेरे साथ जो धांधली हुई है वो पाकिस्तान का एक अनोखा केस है। फैसल वाडा साहब ने इलेक्शन से पहले मुझे कहा गया कि ये सीट आपको नहीं मिल सकती, ये मुस्तफा कमाल को दे चुके हैं। तो मैंने कहा, लेकिन उसका आपने रिजल्ट देखा, फिर इलेक्शन के दिन आपने देखा जिस तरह बैलेट बॉक्स पे जबरदस्ती ये वोट ठोसे जा रहे हैं, जिस तरह इनके पास 25 से 30 हजार बैलेट पेपर इस वक्त भी मेरे सामने पड़े हुए हैं। और मुस्तफा कमाल साहब के 3,800 वोट थे, उनको 71,000 में बदल गया। और अगर जो हमारे जाली वोट न चिनते तो लाख से ऊपर चला जाता। और मेरे 42,000 वोट को उन्होंने 17.5 पे रखी, जबकि 2 सूबाई हल्कों का मेरा वोट इससे ज्यादा है। मेरे पास 4 सूबाई हल्के थे जो लग रहे थे। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये धांधली तो की है और तारीखी धांधली की है। और इलेक्शन कमीशन के सामने एट द स्पॉट 9 तारीख को मैंने बाकायदा इनके वेबसाइट पे इनके जो नंबर दिए उस पर कंप्लेन की है। और मैं इंतजार कर रहा हूँ इलेक्शन कमीशन का जो उसके ऊपर कब एक्शन लेंगे। और सिंध हाईकोर्ट में मेरी पिटीशन दाखिल की है। तो और फिर तहरीक इंसाफ जो धांधली का शोर मचा रही है, वो ये कहते हैं हमारा फॉर्म 45 बदल दिया गया। तो मैं मेरे हल्के में तो ये हुआ कि मेरे डिस्ट्रिक्ट के जो DC है, DRO है और RO है, उनने तो पहले ही ब्लैंक प्रिजाइडिंग अफसरान से साइन करके फॉर्म 45 ले लिया और अपनी मर्जी का उसके ऊपर रिजल्ट लॉक कर दिया। और ये भी अंदरूनी खाना हमें सुनाई भी दिया गया कि उन्होंने कहा हमने तो कोई वोट गिने नहीं है, डायरेक्ट जो हमें हुक्म मिला हमने वोट लिखे गए। तो मैं ये समझ रहा हूँ यकीनन तहरीक इंसाफ की भी खदशात होंगे और कराची के दूसरे हल्कों में भी हमारे साथ यही हुआ। MQM तो खामखा उसको जिताएगी। MQM का तो कराची में ने एक सूबाई सीट ने एक कौमी सीट जीता है, तो खामखा आ गए, जिसके लिए
11 साल मुस्तफ़ा कमाल इस्तेमाल होता रहा, अल्ताफ हुसैन को गालियां देता रहा, उसको दहशतगर्द कहता रहा, एमक्यूएम को दहशतगर्द कहता रहा, एमक्यूएम और महाजरों के खिलाफ बातें करता रहा, तो उसको कुछ न कुछ वजीफा तो उसको देना था, दे दिए उनको 242 के तहत, जहां दूर दूर का 70% पश्तून इलाका, बाकी हजारा 20% जो महाजर आबादी है उसमें से भी मैं कहता हूँ 5% लोगों ने भी नहीं दिए, क्योंकि लोग हमारे पास आते हैं बोले हमने तो वोट ही नहीं दिया है। तो ऐसी सूरत हाल में अगर आपका सिलसिला चलता रहेगा तो फिर तो पाकिस्तान तो फिर बढ़ ही जाता है। अच्छा मंदोखेल साहब, ये जो हालिया चंद रोज़ पहले हमने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने जो ख़त लिखा है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के लिए, तो उस ख़त पर आपकी जमात की क्या राय है, आपका क्या ओपिनियन है, क्या मौक़िफ़ है, आप सपोर्ट करते हैं उन्हें? देखिए, मैं आपको एक भी बताऊं कि मुझे तो सबसे पहले एतराज़ है जजेस की अपॉइंटमेंट पे। इनका अपॉइंटमेंट गलत हुआ है। और फिर इन 6 जजेस के बारे में मैं ये कहूंगा, सद के जाऊं, ये वही जज साहब है, मोहसिन अख्तर कियानी साहब उसके अंदर है, और दूसरा डिवीजन बेंच में अरबाब ताहिर साहब मौजूद है, और उनके साथ मौजूद है मियां गुल औरंगजेब साहब, जो पिछले खत में उसका नाम था, इस खत में उसका नाम नहीं है। लगता है पहले प्रेशर था, अब नहीं है, उसकी वजाहत भी होनी चाहिए। अब सवाल ये कि इन 6 जजेस ने तो सैकड़ों नहीं हजारों फैसले किए होंगे, और इन सारे फैसलों में जहां 4 लाख मजदूरों के सर कलम कर दिए अपने कलम से, उसका जिक्र नहीं किया, सिर्फ एक बानी पीटीआई का जिक्र किया। तो इसका मतलब क्या है कि ये सियासी इनकी रवाबित है, इनके साथ सियासी लोगों के साथ राब्ते हैं, वरना हजारों केसेस जो उसने किए तो उन्हें क्यों नहीं बताया। और फिर उनके पास जो इख्तियारात है, अभी पिछले दिनों में चीफ जस्टिस ने जो फुल बेंच का जिक्र वो किया था, उसमें जो आर्गूमेंट्स हुए हैं आइन की आर्टिकल 204 के तहत उनके पास तो इन्हें अदालत का एक इख्तियारात मौजूद है। और ये भी नहीं कि इनको इख्तियारात नहीं पता कि जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के नाक रगड़वाए, नचवा के छोड़ दिए, उसको सजा दे दी है। तो क्या ये एक इंस्पेक्टर का नाम लेते हुए भी आपकी जान जा रही है? एक इंस्पेक्टर का नाम लेते हुए भी आप डर रहे हो? एक इंस्पेक्टर को आप शोकाज नहीं दे सकते हो, तो उन्हें अदालत का नोटिस नहीं दे सकते हो, उसको सजा नहीं दे सकते हो, तो फिर तो आपको इस मनसब पे बैठने को क्या? तो इस खत के बाद आने वाले फैसलों की क्या फिर वक़्त होगी, क्या हैसियत होगी? मैं कहता हूं कोई हैसियत नहीं है इन सारे जजेस के, इंक्लूडिंग जस्टिस मियां गुल औरंगजेब और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद। इनके सारे फैसले नल वाइड करने चाहिए। जिन लोगों के साथ ज्यादती हुई है, जिनके खिलाफ फैसले हुए या जिन क्रिमिनल को उन्होंने बरी किया है, उनको इनके खिलाफ दोबारा जो ना इन केसेस को फिक्स करने चाहिए। क्योंकि जब एक बेंच या एक कोर्ट दागदार हो गया, खुद वो मान रहे हैं कि हम पर प्रेशर था, तो उसके आगे तो कुछ रहा ही नहीं है। तो उसके बाद फिर ये चीज जो है ना, ये साबित करना पड़ेगा कि फलां आदमी ने मुझे धमकी दी है, फलां के जरिए दी है, फलां फोन नंबर से दी है, फलां व्हाट्सएप से दी है। तो जो चीजें आप भी कह रहे हैं, तो इससे तो एक अदालती बहरान पैदा हो जाएगा फिर। नहीं, कोई बहरान तो इससे पहले भी जो जजेस को पीसीओ को तहत जो जनरल मुशर्रफ ने किया था वो खत्म कर दिया, तो फिर डायरेक्ट पूरा बलूचिस्तान हाई कोर्ट खाली हो गया। कोई बोरा नहीं है। पाकिस्तान में अच्छे वकील मौजूद है, 4 साढ़े 4 लोग मौजूद है। आप मेरिट पे जजेस को तैनाती ले, जो गरीब का बच्चा भी सोच सकेगा, एक काबिल वकील भी सोच सकेगा कि मैं जज बन सकता हूं। तो आपका इंसाफ का जो ये इदारा है, जो दुनिया में 139 नंबर पर है, ये इंसाफ देने के काबिल नहीं है। इनको खत्म करना चाहिए या अदालती निजाम को नए सिरे से बनाना चाहिए। ये जो निजाम है, इस निजाम के तहत जहां सिफारिश पे जज भर्ती होता है, ये इंसाफ नहीं दे सकते। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कादिर खान मंदोखेल साहब हमारे साथ मौजूद। फिलहाल यहाँ पर हमें एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद कुछ मजीद मामलात पर भी बात होगी। आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने दुनिया भर में फैले हुए डेथ स्क्वाड की कलई मुकम्मल तौर पर खोल कर रख दी है। इंडियन न्यूज नेटवर्क को दिए गए इंटरव्यू में राज सिंह ने मोदी सरकार की पॉलिसी को वाजे करते हुए पहली मर्तबा तस्लीम किया है कि अगर कोई भारत में खलल डालने की कोशिश करेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अगर कोई भागकर पाकिस्तान जाएगा तो पाकिस्तान में घुसकर मारेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बता दिया कि ये पॉलिसी दुरुस्त है और भारत ऐसा करने की सलाहियत रखता है। पाकिस्तान भी इसे समझने लगा है। भारतीय वज़ीर दिफा का बयान 4 अप्रैल को बरतानवी जरीदे द गार्डियन में शाया होने वाली रिपोर्ट के बाद सामने आया, जिसमें कहा गया था कि 2020 के बाद से अब तक भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ पाकिस्तान में 20 के करीब अफराद को कत्ल करवा चुकी है। गार्डियन की रिपोर्ट में कहा गया है कि दोनों ममालिक के इंटेलिजेंस हुकाम के साथ इंटरव्यूज और पाकिस्तानी दस्तावेजात से यह मजीद वाज़ेह हो चुका है कि भारतीय एजेंसी ने
2019 के बाद से कौमी सलामती को जवाब बनाकर बैरून मुल्क डेथ स्क्वाड के जरिए कत्ल करवाना शुरू किए। भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग बराह रास्त भारतीय वज़ीर आज़म को रिपोर्ट करती है और नरेंद्र मोदी भारत की तीसरी बार वज़ीर आज़म बनने के ख्वाहिशमंद हैं। भारत न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में फैले हुए लोगों को निशाना बनाने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। गुज़श्ता साल वाशिंगटन और ओटावा भारत पर कनाडा में सिख रहनुमा हरदीप सिंह निजर के कातिल, जबकि अमेरिका में सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह पर कातलाना हमले में मुलव्विस होने का इल्जाम लगा चुका है। ये पहला मौका है जब भारतीय इंटेलिजेंस एहलकारों ने पाकिस्तान में कार्रवाइयों पर बात की है और तफसीली दस्तावेजात में रॉ के कातिल में बराह रास्त मुलव्विस होने का इल्जाम लगाया है। द गार्डियन की रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि खालिस्तान तहरीक में सिख अलहदगी पसंद को इन कार्रवाइयों के दौरान न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि मगरब दोनों में निशाना बनाया गया है। दफ्तर खारजा ने रद्द-ए-अमल देते हुए भारतीय वज़ीर दिफा के रिमार्क्स को इश्तियाल अंगेज करार देते हुए इसकी मजम्मत करते हुए कहा है कि 25 जनवरी को पाकिस्तान ने पाकिस्तानी सरजमीन पर मावरा अदालत कातिल और सरहद पार से होने वाले कत्ल गारत में भारत के मुलव्विस होने के नाकाबिल तरदीद सबूत फ्राहम किए थे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि भारत इलेक्शन के चक्कर में ऐसी हरकत ना कर बैठे जिसका खुमियाजा भुगतना पड़े। भारत ने कोई हरकत की तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। चंद साल कबल भारत ने पाकिस्तान में घुसकर कार्रवाई की कोशिश की थी तो क्या अंजाम हुआ था? हमने भारत का जहाज गिराया, पायलट को खैरात में वापस किया। दोबारा ऐसी कोशिश की तो वही जवाब देंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम सवाल उठाने की कोशिश करेंगे कि भारतीय डेथ स्क्वाड की कार्रवाइयों को कैसे रोका जा सकता है। क्या भारतीय एजेंसी दुनिया भर के कंट्रोल से बाहर हो चुकी है? अमेरिका और कनाडा भी भारत के खिलाफ वाज़ेह शवाहिद होने के बावजूद कार्रवाई में क्यों नाकाम है? हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर टायर वकार खान साहब, उन्हें प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। इसके साथ साथ हमें ज्वाइन कर लिया है दिफाई तज्जियाकार सैयद मोहम्मद अली साहब ने भी, आपको भी प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। सबसे पहले मैं ब्रिगेडियर साहब आपकी जानिब आऊँगा। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की कार्रवाइयाँ पूरी दुनिया में इस वक्त बेनकाब हो चुकी हैं, लेकिन क्या वजह है उनके खिलाफ कुछ इकदामात नहीं हो पा रहे और ये रॉ जो है पूरी दुनिया से बचती जा रही है? जी, जो इसका पैटर्न है ये तो आई थिंक 2-3 दहाइयों से एस्टेब्लिश्ड है और पाकिस्तान ने इसको हमेशा हाईलाइट किया है, चाहे वो कुलभूषण का केस था या उससे पहले टेररिज्म है, तो ये तो एस्टेब्लिश फैक्ट है। लेकिन बाय एंड लार्ज पाकिस्तान की आवाज़ नहीं सुनी जाती थी वेस्टर्न वर्ल्ड में, स्पेशली इंटरनेशनल कम्युनिटी में। अभी जब उनके साथ हुआ, स्पेशली कनाडा में हरदीप सिंह निज्जर का आपने मेंशन किया और अमेरिका में अटेम्प्ट की गई गुरपतवंत सिंह पन्नू पे, और फिर यूके में एक अवतार सिंह खंडा ऐसे एक्टिविस्ट वो भी मारे गए। तो उसके बाद आई थिंक फाइव आइज और वेस्ट में आई थिंक इस पे काफी गौर-व-ख़ौज़ भी, आई एम श्योर दे हैव प्रूफ्स, और उन्होंने फिर इसको कन्फ्रंट किया। और जो आई थिंक यूएस में अटेम्प्ट की गई थी उन लोगों को तो ट्रायल भी किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कोई एक्शन नहीं हुआ। चेक रिपब्लिक से एक बंदा पकड़ा गया था और फिर जो रॉ का पीछे ऑपरेटर था उसकी आइडेंटिफिकेशन, उस पे केस हो रहा है। लेकिन अभी आहिस्ता-आहिस्ता ये चीज़ जो है वेस्ट में रिकॉग्नाइज़ होना शुरू है कि जो भी पाकिस्तान कह रहा था वो ठीक है। जो गार्डियन का जो मज़मून है ये भी उसी की एक कड़ी है कि वेस्टर्न मीडिया ओपनली इस पे बात कर रहा है। मेन थिंग इज़ के इसमें इसको रोकने की ज़िम्मेदारी किसकी है? आई थिंक रीजन में पाकिस्तान की ही बनती है। एंड आई फ़ील के जो वज़ीर दिफ़ा या हमारे वज़ारत-ए-ख़ारिजा का स्टेटमेंट है वो ठीक है अपनी जगह, लेकिन इट्स नॉट इनफ। ऐसे नहीं हो सकता कि आपके पास इस तरीके से रिसर्च एनालिसिस आके टेररिज्म करे, डेथ स्क्वाड भेजे और आप बस मज़म्मत करके बैठ जाएँ। जी। मिसाल है टर्की की, लाइक गुलनस मूवमेंट जी जो थी इसकी, फतेहुल्लाह गुलन की, उनके जितने भी, डिस्पाइट कि वो टेररिज्म में इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन दे कंसिडर्ड देमसेल्व्स कि जी वो स्टेट को खतरा है, तो उन्होंने उनकी जाके बायलैटरली मल्टीलैटरली बंद करवाए उनके सिस्टम जो है, पाकिस्तान में भी बंद करवाए गए। तो एक तो अग्रेसिव पॉलिसी तीनों आई थिंक डोमेन्स में लेनी पड़ेगी। ठीक। डिप्लोमेटिकली एक तो भारत को आपने डायरेक्टली कन्फ्रंट करना, फिर मिडल ईस्ट में जहाँ से ये सेल्स ऑपरेट कर रहे थे, आई थिंक जीसीसी ममालिक जो हमारे दोस्त हैं वहाँ हाईलाइट करें जी कि आपकी सरजमीन से जो है डेथ स्क्वाड्स भेजे जा रहे हैं, इट हैज टू बी स्टॉप्ड। एंड देन ऑफ कोर्स यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है, एफएटीएफ है, बिकॉज इसमें मनी लॉन्ड्रिंग होती है, और फिर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है। बात है कि कितना आप परसू करते हैं। अगर इसको मनज़मती बयानात तक रखा गया, मेरे ख्याल उसका फायदा नहीं होगा। इसको आप एग्रेसिवली परसू करें, लिंक इट विद जो वेस्ट में हुआ, नॉर्थ अमेरिका, कनाडा और यूके में, और अपना केस साथ जोड़ के, और अपने तई आई थिंक जितनी भी एफर्ट है लॉ फेयर में, डिप्लोमेटिकली और इंफॉर्मेशन डोमेन में, ये हमें करनी पड़ेगी। और ठीक। ऐसा नहीं है कि ये नहीं रोका जा सकता, बिकॉज इट्स द फर्स्ट टाइम कि कोई स्टेट एक्नॉलेज कर रही है कि वो एक रोग स्टेट है, और इसके ऊपर आई थिंक पाकिस्तान के पास बड़ा स्ट्रॉन्ग, एक इजराइल के इंटेलिजेंस चीफ ने किया था
एक्नॉलेज कि जी हम हमास के लीडर्स को बाहर मारेंगे जाके, और आई थिंक दूसरी स्टेट भारत है। अदरवाइज अगर आप देखें, अमेरिका के पास ज्यादा पावर है, उनकी इंटेलिजेंस जैसी करती रहती है, लेकिन उनकी स्टेट ने कभी एक्नॉलेज नहीं किया। हम्म। तो इसका मतलब है कि या तो उनका दिमाग खराब है, और या पे ये समझते हैं कि दे आर बियॉन्ड इंटरनेशनल लॉ। सही। अच्छा सैयद मोहम्मद अली साहब, सर आप ये बताइए, और क्या सबूत दरकार है इंटरनेशनल कम्युनिटी को भारत के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, क्योंकि उनके वजीर दिफा तो टीवी पे बैठ के इस चीज़ को तस्लीम कर रहे हैं, इसका एतराफ़ कर रहे हैं, तो और कौन से सबूत चाहिए होंगे पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि भारत के खिलाफ कार्रवाई कर सके? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये जो भारतीय वज़ीर दिफ़ा का बयान है, ये बहुत अहम है 3 एतबार से, और पाकिस्तान के लिए इन तीनों डोमेन्स में, जैसा अभी ब्रिगेडियर साहब ने भी कहा, बहुत इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिटीज़ इमर्ज कर रही हैं। एक तो पॉलिटिकल एस्पेक्ट है, एक डिप्लोमेटिक और एक स्ट्रेटेजिक। देखें, पॉलिटिकल तो एक ये कॉन्टेक्स्ट सामने नज़र आ रहा है कि चूँकि अभी इलेक्शन आने वाले हैं भारत में, तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो इस तरह धमकी आमेज़ रवैया है, ये इसके पीछे जो मकासद कार फरमा हैं वो यही हैं कि बदकिस्मती से पिछले 26 साल में जितने भी भारत में इलेक्शंस हुए हैं, बीजेपी की कोशिश होती है कि मुस्लिम दुश्मनी और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है इस तरह की धमकियों को अपने मुस्लिम दुश्मन वोट में कन्वर्ट किया जाए, जो एक तकलीफ़देह हकीकत है। और इस हवाले से मुझे जो संजीदा और पुरअमन भारतीय हैं उनसे हमदर्दी है। दूसरी बात जो सफारती है, उसके हवाले से ये बहुत अहम बयान इसलिए है कि बाज़ाब्ता तौर पे भारतीय वज़ीर दिफ़ा जब इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं उन हक़ाइक़ का जो कि पाकिस्तान के सेक्रेटरी ख़ारजा और दफ्तर ख़ारजा ने जनवरी में दुनिया के सामने रखे थे, कि ये अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के ज़रिए दीगर ममालिक में टारगेट किलिंग और पॉलिटिकल असैसिनेशन में इन्वॉल्व हैं, तो दर हकीकत ये जो बयान है ये उनकी वजारत दिफा की जानिब से इस बात का एतराफ़ है कि ये उनकी पॉलिसी है। तो ये पाकिस्तान की एक तरह से सफारती कामयाबी है। तीसरी बात जो इसकी तस्वीराती अहमियत है वो बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है, और वो ये है ब्रिगेडियर साहब जानते हैं, ये शरीक भी रहे हैं बहुत सी एक्सरसाइजेस में, ज़रब मोमिन वगैरह में, हम कि पिछले 37 साल में भारत की जो दिफाई हिकमत अमली है खुसूसन पाकिस्तान के हवाले से, और जो उनकी डिफेंस डॉक्ट्रिन है, चाहे वो ब्रास टैक्स थी, फिर बाद में कोल्ड स्टार्ट बनी, फिर सर्जिकल स्ट्राइक की बात हुई, रिसेंटली जो उनके चीफ ने बात की थी वो नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर की बात की थी, तो उन तमाम का बुनियादी मकसद जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक दिफाई कार्रवाई करना, जिसके ज़रिए पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जा सके और इस खित्ते में अपनी बालादस्ती कायम की जा सके। तो ये जो पॉलिसी का एतराफ़ है, ये इस बात का सबूत है कि भारत की कौमी और तस्वीराती क़यादत अब इस हकीकत को जान चुकी है कि किसी भी डोमेन में, ज़मीन, फ़ज़ा, समुंदर या तस्वीराती डोमेन में उनके पास स्पेस और अपॉर्चुनिटी नहीं है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जारहियत किसी भी सतह और लेवल की करने की और उसके ज़रिए से अपने मकासद हासिल करने के लिए। तो अब उनके पास वाहिद रास्ता ये रह गया है कि वो दहशतगर्दों को इंगेज करें, अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी के ज़रिए से उनको फंड और सपोर्ट करके अपने सियासी मुखालफीन को असैसिनेट करने की पॉलिसी वो राइज रखे हुए हैं। तो इससे ये बात साबित होती है कि भारत जो दुनिया के सामने एक बड़ी तस्वीराती कुव्वत के तौर पे उभरना चाह रहा है और अमेरिका को ये चूरन बेचने की कोशिश कर रहा है कि जनाब मैं चीन को कंटेन करने में आपकी मदद करूंगा, वो तो पाकिस्तान जिससे वो 7-8 गुना ज़्यादा दिफाई अखराजात करता है, उसकी दिफाई हिकमत अमली मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। अब उसके पास वाहिद अपने मुखालफीन को टारगेट करने का तरीका यह है कि दहशतगर्दों को इंगेज करके अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी की सपोर्ट के जरिए से उनको एलिमिनेट किया। बिल्कुल बड़ा अहम नुकता आपने उठाया सैयद मोहम्मद अली साहब। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, अभी तो जैसे कि आपने खुद भी कहा कि इंडिया में इलेक्शंस होने वाले हैं, इलेक्शन से पहले इस तरह का इंटरव्यू और इस तरह का एतराफ़, आप समझते हैं कि इलेक्शन में कुछ इसका फ़ायदा होगा नरेंद्र मोदी को, राजनाथ सिंह को? जी, जो इंटरनली भारत में एनवायरनमेंट क्रिएट की गई पिछले 8 साल में, स्पेसिफिकली जब से मोदी साहब अभी थर्ड टर्म लेंगे वो, और सर्वेज यही कह रहे हैं कि शायद 2/3 मेजॉरिटी से ज्यादा 400 सीटों की बात हो रही है। उसमें एनवायरनमेंट तो जो उन्होंने क्रिएट किया उसमें जो स्पेशली एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट है, एंटी पाकिस्तान, उसको बेचने में कामयाब रहे, और इतना ये परमिएट कर चुका है जहर कि आपने देखा है गौ रक्षा के नाम पे ये दफा घर वापसी, बेटी बचाओ के नाम पे ऑलमोस्ट एवरी सेकंड डे मुसलमानों को लिंच किया जाता है।
इस तरह बाकी मिनॉरिटी सा ट्रीटमेंट है, क्योंकि जो मेजोरिटेरियन जो उनकी आइडियोलॉजी थी या लेट्स से मेथोडोलॉजी थी, उसमें वो कामयाब हो गए कि जो हार्ड लाइन हिंदू जो वोट बैंक है उसको इसी तरीके से गार्नर करते हैं। और ये हर इलेक्शन में आप देखेंगे, जैसा पुलवामा था इसी तरीके से अभी भी उसकी एक आई वुड से वार्म अप फेज है, जिसमें कोशिश करते हैं कि बिल्डअप किया जाए। पोजीशन ने गठबंधन तो बनाया है, लेकिन उसमें मेरे ख्याल कोई खातिर खा कामयाबी नहीं। फिर ईरान को इंस्टिगेट किया गया, आपको याद होगा अभी पिछले महीने, और वहां से पाकिस्तान ने फिर रीस्टैब्लिश किया डिटरेंस अपनी। पाकिस्तान ने तो एक्चुअली, अगर जिस तरह सईद अली साहब कह रहे हैं कि जो डिटरेंस है, चाहे वो न्यूक्लियर फील्ड में है या कन्वेंशनल फील्ड में, स्टैब्लिश करके दिखा दिया है। भारत को सिर्फ रिटॉर्ट में ईरान के साथ और इसके बाद अफगानिस्तान में भी हमने स्ट्राइक्स की हैं। या अगर पाकिस्तान के इंटरेस्ट पे अगर आप कोशिश करते हैं कि मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर, उसका एक आई वुड से एक स्टेप आगे जाके जवाब दिया जाएगा। तो अभी आ जाता है कि बाकी प्लॉयज जो अजीत दोवल का आई थिंक एक स्पीच बड़ी मशहूर है यूनिवर्सिटी में, इसने कहा था ऑफेंसिव डिफेंस, और मेनली वाज टॉकिंग ऑफ बेसिकली यूजिंग प्रॉक्सीज और टेररिज्म और पैसा लगा के पाकिस्तान में लेट्स से इन एक्टिविटीज को यूज करने के लिए, पॉलिटिकल लैंड्स के लिए। तो डेफिनेटली इसका फायदा मोदी साहब को होगा, बिकॉज जिस तरह के ये बड़के मार्क, और राजनाथ सिंह को मैं नॉर्मली नाराज नॉट सिंह कहता हूँ, व्हेन इट कम्स टू मिलिट्री एप्लीकेशन, ये इतनी शर्मनाक इनकी आई वुड से लीडरशिप थी कि चाइना ने 2500 स्क्वायर किलोमीटर लिया 2020 में, कुछ ना कर सके, और मोदी ने कहा जी कि हमारी सीमा में कोई घुस के नहीं आया। और पाकिस्तान ने, जिस तरह वज़ीर दफा ने हमारे कहा कि जी आपको फिर परेड करा के अभिनंदन को आपको भेजा खैरात में, तो ये टोटल इनकी मिलिट्री कैपेबिलिटी है। हाँ, ये जरूर है कि चूंकि इनके पास मीडिया पावर है, फिर सोशल मीडिया के बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, उसके जरिए जो बीजेपी का वोटर है उसको ये रैली करते हैं। एंड ठीक है, मैं तो दुआ करता हूँ कि ये 2030 तक मोदी साहब भी चलते जाएं, तो भारत का जो भी सेकुलरिज्म है या एक स्ट्रक्चर था वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगा और एक फ्रेगमेंटेशन की जी सिचुएशन बन सकती है। बाकी ये जरूर है कि पाकिस्तान शुड टेक मेजर्स, शुड बी वेरी केयरफुल, बिकॉज इलेक्शन आज से पहले कोई ऐसी शरारत हो सकती है। लेकिन मेरे मेरे ख्याल में कंडमनेशन और इन चीजों से शायद काम नहीं चलेगा, हमें बड़ा एग्रेसिवली इस चीज को एक्सप्लॉइट भी करने भारत के अगेंस्ट मूव करना पड़ेगा। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा रेडियो साहब। इस पर मज़ीद भी हम बात करेंगे। फिलहाल एक छोटी सी हमें ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सैयद मोहम्मद अली साहब, आपको क्या लगता है, ये जो हाल ही में जो इंटरव्यू आया है राजनाथ सिंह का और जो स्टेटमेंट आई है, जो एतराफ़ आया है, उसका पॉलिटिकल कितना बेनिफिट ले पाएंगे मोदी? और जैसे कि वो तीसरी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बनने के ख्वाहिशमंद भी हैं, आपको लगता है ख्वाहिश उनकी पूरी होगी? अगर ये ख्वाहिश पूरी हो भी गई तो खित्ते के अमन पर इससे क्या क्या असरात देख रहे हैं आप? देखिए जी, तीन बातें हैं। पहली बात तो ये है कि मैंने जिस तरह गुजारिश की कि 1998 से लेके आज तक पिछले 26 साल में जितने भी भारतीय इलेक्शंस हुए हैं उसमें बीजेपी की सियासी हिकमत अमली और पॉलिटिकल बयानियाँ जो है उसका मरकज़ जो है मुस्लिम दुश्मनी और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नफ़रत पर मबनी है। और बदकिस्मती से जो तंग नज़र और क़दामत परस्त और मुसलमानों से नफ़रत रखने वाले अनासर भारत में हैं, वो इस तरह के सेंटिमेंट और नैरेटिव पे उनको वोट देते रहे हैं। अलबत्ता मैं इसमें एक अपॉर्चुनिटी भी देखता हूं। मैं जो वेल मीनिंग पुरअमन भारतीय शहरी हैं, पढ़े लिखे हैं, दीगर लिबरल और दीगर जमातों से जिनका ताल्लुक है, मैं ये तवक्को करता हूं कि भारत के अपने कौमी मफाद में वो इस किस्म के गैर जिम्मेदाराना बयान पे गौर करें और देखें कि भारत जो है एक जानिब दुनिया का चौथा बड़ा दिफाई अखराजात करने वाला मुल्क है, जो कि करोड़ों भारतीय जो है गरीब लोगों के टैक्स पेयर के मनी को एक फेक नैरेटिव के ऊपर ज़ाया कर रहा है, एक ऐसे स्ट्रक्चर पे जो कि दो एटमी ताकतें चीन और पाकिस्तान की मौजूदगी में कंप्लीट वेस्ट ऑफ देयर टैक्स पेयर मनी है, और दूसरी जानिब वो पूरी आलमी बरादरी के लिए एक ख़तरा बनता जा रहा है। और जो दहशत गर्दी की पुष्ट पनाही उसकी इंटेलिजेंस एजेंसी कर रही है, ये बिला आखिर भारत के अपने मईशत, सलामती और वक़ार के लिए एक बहुत बड़ा एक ख़तरा है। तो मैं सबसे बड़ी अपील तो मैं पुरअमन पढ़े लिखे लिबरल जो हल्के भारत के अंदर हैं उनसे करूंगा कि आने वाले इलेक्शंस में इस तरह की नफरत पर मबनी सोच को वो रिजेक्ट करें और इसके जो दूररस भारत के अपने फ्यूचर के लिए नुकसानात हैं उनको मद्देनजर रखें अपने नुमाइंदों के चुनाव में। दूसरी बात यह है कि जो दीगर ममालिक हैं
अब भारत की जो दहशतगर्द स्टेट स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी है वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए खतरा नहीं है, अब वो कनाडा, बरतानिया, अमेरिका, मिडिल ईस्ट में भी ये काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं ये हमारे लिए एक डिप्लोमेटिक अपॉर्चुनिटी है कि हम डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन के बजाय अपने हमदर्दी के इजहार के तौर पे, सिंसेरिटी के इजहार के तौर पे इन तमाम ममालिक को ये हकायक उन एविडेंसेस के साथ शेयर करें कि जनाब जो तर्ज अमल का सामना पाकिस्तान को 75 साल से है, अब उसी तर्ज अमल का सामना दुनिया की सुपर पावर्स को भी है। और मैं एक आपके तवज्जुह से बताना चाहूं, देखें चाहे चीनियों को हलाक किया जाए पाकिस्तान में, चाहे रूस के अंदर दहशतगर्दी हो, चाहे पाकिस्तान और ईरान के दरमियान गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश की जाए, चाहे मिडिल ईस्ट के अंदर उनके रिटायर्ड नेवल ऑफिसर्स जो हैं वो इंटेलिजेंस के लिए मुसलमानों के खिलाफ काम करें, तो इन तमाम के, या अमेरिका के अंदर अमेरिकी शहरियों को हलाक करने की कोशिश की जाए, तो इन तमाम ममालिक को यह देखना चाहिए कि इन तमाम साजिशों के पीछे जो ताने बाने हैं वो भारत से जुड़ते हैं। तो भारत को का जो इमरजेंस है वो आलमी अमन और सलामती के लिए एक बढ़ता हुआ खतरा है, तो जिसके तहत उनको फ्यूचर में अपने माशी, दिफाई, टेक्नोलॉजिकल एक्सेस और सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस कॉपरेशन के मामलात को एक जामिया और हकीकत पसंदार पॉलिसी रिव्यू की अशद जरूरत उनके अपने इंटरेस्ट में है। ठीक। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, जैसे कि सैयद मोहम्मद अली साहब भी कह रहे थे कि ना सिर्फ इस खित्ते के लिए भारत जो है वो खतरा बना हुआ है, बल्कि पूरी दुनिया के अमन के लिए वो खतरा है। फिर ऐसी क्या वजह है कि अमेरिका में अगर वाकया हो जाता है, कनाडा में वाकया हो जाता है, इसके बावजूद भी भारत के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती? इतनी बेबस है इंटरनेशनल कम्युनिटी। जिसमें भारत का जो है ना पॉलिटिको इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक क्लाउड तो है, और शायद वेस्ट को इसकी जरूरत भी है। आई थिंक लंबी बात हो जाएगी, एशिया पिवट की बात है, चाइना के अगेंस्ट आप कह लें इसको खड़ा किया गया, इस इंडो पैसिफिक में एक स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन है वेस्ट की और इसकी। लेकिन आई थिंक चीजें भी चेंज हुई, ऐसा नहीं है, बिकॉज पहले ये था कि मीडिया में ये चीजें आ जाती थी, लेकिन पब्लिकली ना भारत को कंडेम किया जाता था, ना पब्लिकली इंगेज किया जाता था, और बड़े आई थिंक लो की पे। तो अभी आप देखें कि जस्टिन ट्रूडो ने इनको डायरेक्ट कन्फ्रंट किया, फिर अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट ने किया, उसके बाद जो 5 आइज है उनकी पूरी रिपोर्ट्स आई हैं गार्ड। तो आई थिंक नाउ इट इज द फर्स्ट टाइम। इसी तरीके से कतर ने के 8 नेवल ऑफिसर्स को फांसी की सजा दी, बिकॉज वो सैबोटाज और स्पाइनाज कर रहे थे। तो उसके बाद मूडी की मिन्नतें मूडी ने की और कुछ रिलीफ उनको मिला है। बिल्कुल, भारत को पूरी दुनिया में ही एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ा है और पूरी दुनिया में भारत का ये रोल जो है बेनकाब हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ब्रिगेडियर टायर साहब हमारे साथ मौजूद थे। सैयद मोहम्मद अली साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।